नमस्कार, स्वागत है आपका सनसेट टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संवाद में इस बार हम बात करेंगे राज्यसभा के उपसभापति हरवंश जी से। हरवंश जी, आपका स्वागत है सनसेट टीवी पर। और हरवंश जी से हम बात इसलिए करेंगे क्योंकि मुद्दा है भारत रत्न का। इससे जुड़े कई पहलू हैं, क्योंकि ये सम्मान देश के उन नागरिकों को मिलता है, देश का ये सर्वोच्च सम्मान, जिन्होंने देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बार यह सम्मान पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी को दिया गया है। कई पहलू हैं इसके, और हरवंश जी से मैं इसलिए समझने की कोशिश करूंगा क्योंकि हरवंश जी ने एक पत्रकार के तौर पर उस यात्रा को देखा है करीब से, इन नेताओं की, सांसद के रूप में, और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ मीडिया सलाहकार के रूप में उस नीति को देखा है जो पुरस्कार देती है। क्या पहलू हैं इसके? हरवंश जी, शुरुआत मेरी इसी से होगी, क्योंकि जननायक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी या चरण सिंह जी की मैं बात करूं, ऐसे महान लोग, उनको इस बार भारत रत्न दिया गया है। क्या संदेश है, क्या मायने हैं इसके? धन्यवाद मनोज जी। और सबसे पहले मैं आपके साथ साथ अपने सनसेट टीवी के दर्शकों का भी अभिनंदन करना चाहूँगा। दरअसल पुरस्कारों या सम्मान के पीछे का दर्शन क्या है, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जो मैं समझ पाता हूँ वह यह है कि न सिर्फ जिन लोगों ने विशिष्ट काम किया, अपना जीवन समाज के लिए समर्पित किया, उन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए लगा दिया, सिर्फ इसी के लिए वो सम्मानित नहीं होते। सम्मानित करने के पीछे का दर्शन होता है कि वो समाज के नायक बने, आने वाले समय में समाज की पीढ़ियों को वो अपने काम से प्रेरित करें, वह प्रेरणा के केंद्र बने, समाज के सामान्य लोग उनसे ऊर्जा पाएं, दृष्टि पाएं, उनके जीवनी को, उनके काम को पढ़कर भविष्य बनाने के लिए प्रेरित हों। खास तौर से 2014 के बाद केंद्र सरकार ने जिस तरह से पद्म पुरस्कारों को वैसे सही लोगों को देना शुरू किया है, यह उल्लेखनीय। मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस बार खास तौर से जिन नामों का आपने उल्लेख किया, चौधरी चरण सिंह जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर, श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी और MS स्वामीनाथन जी, इनको जो भारत रत्न का पुरस्कार मिला, साथ अन्य पद्म पुरस्कार भी मिलते हैं। अब सिर्फ अगर इन्हीं को लें, इन्हीं से बात शुरू करें अपने, तो इनके जीवन में जो सादगी, शुचिता, कर्तव्यनिष्ठा, हमेशा देश को आगे ले जाने, गरीबों और पिछड़ों को आगे ले जाने, किसानों की बात करने, और समाज, गांधी ने जो कहा, समाज के सबसे नीचे का जो आदमी है, हाशिए का, उसको, उसकी जीवन पद्धति बेहतर हो, वह अपना जीवन और बेहतर तरीके से जी, इसके लिए ही इन लोगों का जीवन समर्पित रहा। यह सवाल उठता है कि ऐसे लोगों का सम्मान तो बहुत पहले मिलना चाहिए था, जिन्होंने गरीबों के लिए ही जीवन जिया, पिछड़ों के लिए ही जीवन अपना लगाया, किसानों की ही बात की। पर हमारे देश में यह सही है कि पुरस्कारों के पीछे भी एक राजनीति चली, और आप पाएंगे कि जिन लोगों ने देश को आकार दिया, खासतौर से सरदार पटेल जैसे लोगों ने, आप मानते हैं और इतिहास मानता है कि सरदार साहब नहीं होते तो ये देश जो मौजूदा स्वरूप आप देखते हैं वो आज नहीं होता। उस सरदार पटेल को, जिस व्यक्ति ने संविधान दिया, जो दुनिया में आज अपने काम के कारण चर्चित और सम्मान पाने वाले व्यक्ति हैं, आंबेडकर साहब जी, ऐसे अनेक लोग, उनको सम्मान बहुत बाद में मिला। और ख़ास तौर से अगर कहूँ तो जो पार्टी लंबे समय से सत्ता में रही, वह श्रेय कांग्रेस को मिला, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में वो पार्टी थी। पर इन लोगों को सम्मान देने का काम गैर कांग्रेसी लोगों ने किया। बहुत सारे लोगों को सम्मान आपको मालूम होगा, सरदार पटेल को 91 में, आंबेडकर साहब को 90 में, इसी तरह से जयप्रकाश नारायण को 99 में, गुलजारी लाल नंदा को भी बहुत बाद में, अनेक नाम मैं गिनाऊंगा। लेकिन जो इस बार जैसे जिन लोगों को सम्मान मिला है, चौधरी साहब
किसानों के सबसे बड़े नेता थे, और किसानों के ही नहीं थे, आज लोगों को कम मालूम है। जिस मंडल आयोग के गठन और उसके बाद उसकी रिपोर्ट ने देश की राजनीति को एक नया स्वरूप दिया, उसके जनक कर्पूरी चौधरी साहब थे, गृह मंत्री थे वो देश में 77 में। और अगर सरकार गिरी नहीं होती तो चौधरी साहब को यह श्रेय होता कि वो मंडल कमीशन लागू किए होते। कर्पूरी जी 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री, 1 बार उप मुख्यमंत्री, हमेशा ही लगभग वो चुनाव जीतते रहे एक अपवाद को छोड़कर। जब उन्होंने लंबा जीवन जीने के बाद जब वो नहीं रहे तो उनके पास एक झोपड़ी नुमा घर था। अब आप उनकी ईमानदारी, सूचिता का आप समझ सकते हैं कि किस रूप में वो गांधीवादी तरीके से जीवन जीते रहे। गांधी की जो परिकल्पना थी कि साधन और साध्य, लोहिया ने जो कहा कथनी और करनी में एका, चरित्र और ईमानदार प्रतिनिधि, उन सबके जीवन प्रतिनिधि कर्पूरी जी थे। जयप्रकाश नारायण लोहिया के सबसे समर्पित लोगों में। चौधरी साहब 1930 में जेल गए नमक सत्याग्रह में। तो ये सारे विलक्षण लोग थे। हमारे आडवाणी जी, उन्होंने सार्वजनिक जीवन में एक नैतिकता का ऊंचा मापदंड उठाया जो गांधी की कल्पना थी कि आजाद भारत के नायक कैसे होंगे। स्वामीनाथन, बहुत कम लोगों को याद हुआ शायद, 1965-67 के आसपास जो अकाल पड़ा था, उस वक्त हमारी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी थीं और वो अमेरिका गई थीं, उस वक्त उन्होंने जो अमेरिका से सहायता वगैरह मांगी, उस पर जो तत्कालीन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने टिप्पणी की और जो वहाँ के अखबारों ने जो कुछ लिखा था वो आज भी भारत की स्मृति में है, अपमानजनक चीज़ें। तब स्वामीनाथन को कैसे मैडम गांधी ने बुलाया और स्वामीनाथन ने अपने प्रयोग से किस तरह देश को हरित क्रांति का स्वरूप दिया जी। और देश 91 में आप जानते हैं कि बिल्कुल बैंकरप्सी की स्थिति में था। देश बैंकरप्ट होने के कगार पर खड़ा था। और 1985 से जो आर्थिक नीतियां शुरू हुई, जो बड़े ताकतवर प्रधानमंत्री 1985 से लेकर के और इस बीच में रहे लोग, उनकी अर्थनीतियों से देश कमजोर शुरू हुआ। 90 में चंद्रशेखर जी ने जब पद संभाला तब उन्होंने कुछ एक्शन लिया, पर नई आर्थिक नीतियां लागू की पीवी नरसिंह राव जी ने। वह पहले परिवार के बाहर के आदमी थे जिन्होंने 5 वर्ष पूरे किए पद पर रहते हुए और देश को नई आर्थिक वो दी। तो ये 5 विशिष्ट लोग थे जिनको सम्मान बाद में मिला, जो पहले जैसे आपने आम्बेडकर साहब का नाम सुना या पटेल साहब का सुना, गुलजारी लाल नंदा का सुना, ऐसे अनेक लोगों को जो बाद में सम्मान मिला, उसी तरह इनको भी बाद में मिला। मेरा एक सवाल आपसे है, देश की जनता का भी ये सवाल होगा, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह साहब हों, जननायक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने गरीबों वंचितों के लिए काम किया, ऐसे लोग पीवी नरसिंह राव साहब, स्वामीनाथन साहब, जिन्होंने आप बता रहे हैं कि 60 के दशक में ऐसा महत्वपूर्ण काम किया, ये देरी होती क्यों रही पुरस्कार देने में? बाबा साहब की याद 90 में आई, सरदार पटेल साहब की याद 91 में आई सरकारों को, ये अंतर क्यों? और पंडित मदन मोहन मालवीय जी को 2015 में, इसके पीछे क्या सियासत रही? दरअसल क्या पहलू रहा? आप देखें, आपने सही नाम लिया पंडित मदन मोहन मालवीय का। 4 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे, 4 बार, और विलक्षण विद्वान आदमी। उनके जो तकरीर और भाषण है काउंसिल में, उसका भी कोई स्वरूप नहीं था, वो तो अब छप करके सारी चीजें आई हैं। इस रूप में अनेक लोगों के नाम जो मैं पहले आपको ले चुका हूं, गुलजारी लाल नंदा से लेकर अरुणा आसफ अली जैसे अनेक लोग, जयप्रकाश नारायण वगैरह, हमारे सरदार पटेल, आम्बेडकर साहब जिन्होंने संविधान को स्वरूप दिया, इन सारे लोगों को विलंब से पुरस्कार इसलिए शायद देने का मानस रहा हो देश में कि लोगों ने राजनीति से उसको जोड़कर देखा। और हालात तो यहां तक पहुंच गए थे कि 2012 तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को अगर आप देखें तो लगभग 600 योजनाएं, अवार्ड, स्कॉलरशिप, शैक्षणिक संस्थानों के नाम, एयरपोर्ट, बंदरगाह, अस्पताल, म्यूजियम, ये सब एक खास परिवार के नाम थे। 2012 तक अगर देखेंगे जितनी चीजों का मैंने नाम लिया तो 600 चीजें, इनका नामांकन एक परिवार के लोगों के आसपास था। जब काफी आलोचना बढ़ी तब इनमें से BR आम्बेडकर के नाम पर 4, मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर 3, लाल बहादुर शास्त्री जैसे
व्यक्ति के नाम पर 2, महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा जी के नाम पर, सरदार पटेल और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, रविन्द्रनाथ टैगोर और जाकिर हुसैन के नाम पर, बाबू जगजीवन राम के नाम पर एक एक योजनाओं या संस्थानों का नाम किया गया। तो शायद इसके पीछे यह एक मानस रहा हो कि आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में कुछ खास लोग ही सामने रखे जाएं। अगर यह मानस नहीं होता या मेरी यह धारणा गलत होती तो सरदार पटेल जैसे आर्किटेक्ट को यह दुनिया आज मानती है कि भारत को एक करने का श्रेय सरदार पटेल को है। यह दुनिया जानती है तथ्यों के आधार पर कि उस वक्त के कांग्रेस में, अगर मैं स्मृति के आधार पर कह रहा हूं, मान लीजिए 16 बड़े कांग्रेस अध्यक्ष थे देश के विभिन्न हिस्सों के और राज्यों के, तो 13-14 सरदार पटेल के पक्ष में थे। उसके पहली बार जब पंडित जी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया, उस वक्त सारे लोग सरदार को बनाने के पक्ष में थे, पर मोतीलाल जी ने पत्र लिखा गांधी जी को, इस तो सब दस्तावेज हैं। तो शायद कुछ लोगों के मानस में यह धारणा बनती गई कि देश की आजादी से लेकर, देश की प्रगति से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण का श्रेय किसी खास समूह को ही मिले। नहीं तो क्या वजह थी कि सरदार पटेल जैसे व्यक्ति को मान्यता नहीं मिलती? क्या वजह थी कि डॉक्टर आंबेडकर जिन्होंने संविधान का यह स्वरूप दिया उनको मान्यता नहीं मिलती? क्या वजह थी कि लाल बहादुर शास्त्री को यह सम्मान नहीं मिलता? और मैं आज भी सवाल पूछता हूं कि क्या वजह थी कि हमारे यहां कामराज जैसे लोग हुए, उनको भी मान्यता और सम्मान 2014 के बाद की सरकारों ने दिया, या उनका उल्लेख किया कि कितने बड़े व्यक्ति थे वो देश के। कामराज के बारे में आप जानते हैं कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन उस व्यक्ति का रहा है, वो कांग्रेस अध्यक्ष रहे, कितने बड़े व्यक्तित्व के धनी थे वो। तो जो लोग भी अपने काम, अपनी योजनाओं या अपने समर्पित जीवन के लिए देश के लिए सब कुछ लगा दिया, उनको सम्मान समय से न मिले, शायद इसके पीछे एक वो मानस या राजनीति काम कर रही थी जो बहुत संकीर्ण दायरे की थी। लेकिन हमेशा याद रखें कि इतिहास के तथ्य कुछ समय के लिए धुंधले पड़ सकते हैं, दब नहीं सकते। इसलिए अंततः इन लोगों को मान्यताएं मिली। अब इसी रूप में आप देखें, कर्पूरी जी हमारे या हमारे चौधरी साहब जैसे लोगों को मान्यता मिली आज, जो पहले मिल जानी चाहिए थी। क्यों? ये गांधी ने जो एक इस देश में वसूलों की, मूल्यों की राजनीति शुरू की, वो सिर्फ आज़ादी की लड़ाई में ही शिरकत नहीं कर रहे थे, वो पूरे भारत के चरित्र का उत्थान, गरीबों की कैसे बेहतरी हो, उन्होंने परिभाषित किया कि समाज के हाशिए का जो सबसे अंतिम व्यक्ति है वो ऊपर उठे, वो हमारी लड़ाई है, वो हमारा प्रयास है। तो जिन लोगों ने इसमें जीवन खपा दिया गांधी के ही सिद्धांतों पर चलते हुए, कर्पूरी ठाकुर उसी रास्ते पर चले, चौधरी साहब उसी रास्ते पर चले हैं जी। वही ईमानदारी, वही विनम्रता, वही सादगी, वही समाज के कमजोर लोगों को आगे ले जाने की लगातार संघर्षपूर्ण राजनीति, वही किस रूप में पूरे समाज के कल्याण, वेलफेयर के लिए हम लगातार प्रयास करें, इसका काम, वैचारिक प्रतिबद्धता, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस और परिवारवाद के खिलाफ लगातार जीवन जीना। ये कर्पूरी जी और चौधरी साहब ये तो जीवन प्रतीक है इन सारी चीज़ों के गुणों के, जो गांधीवादी जमाने से चलनी और कथनी और करनी में एका, निजी और सार्वजनिक जीवन में एका, ब्रिलियंट पार्लियामेंट्रियन। बाकी लोगों का तो नाम उल्लेख पहले मैंने किया ही है, लेकिन इन दोनों के बारे में खासतौर से जो आपने पूछा कह रहा हूं। कर्पूरी ठाकुर जी के आप विधानसभाओं में या जहां वो रहे विधायिका में, वहां उनके रिकॉर्ड्स निकाल कर पढ़ लीजिए। चौधरी साहब का पढ़ लीजिए, चौधरी साहब का यादगार भाषण इमरजेंसी के दौरान, अब जब कुछ समय पहले जब वो सरकार ने उनको रिहा की तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में 4 घंटे के साथ उनका भाषण है। उस भाषण को छपवा करके लोगों ने, तब तक इमरजेंसी नहीं उठी थी, वो सारे लोगों के बीच बांटा, एक नई राजनीतिक चेतना पैदा हुई। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने परिवारवाद की। हरवंश जी, मैं जानने की बिल्कुल कोशिश करूंगा आपसे, 2014 से पहले, खासतौर से अगर मैं कांग्रेसी शासन की बात करूं, तो उसमें जब भी पद्म पुरस्कार मिलते थे या कोई पुरस्कार मिलते थे, उसको लेकर सवाल उठते थे, विवाद भी होते थे। आमतौर पर इस तरह के विवाद होते थे, रेवड़ियों की तरह पुरस्कार बांटे जाते थे। पारदर्शिता की बात आप कह रहे हैं, 2014 के बाद क्या वो पारदर्शिता पुरस्कारों में हमें देखने को मिलती है? मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। 14 के बाद जो बड़े बड़े पुरस्कार राजनीतिज्ञों को मिले हैं,
उसकी सूची जरा आप निकाल कर देख लीजिए। उसमें सीपीएम के लोग भी होंगे, उसमें समाजवादी पार्टी के लोग भी होंगे, उसमें अन्य पार्टियों के लोग भी हैं। मैं पूरी नाम की सूची बताने के बजाय आपसे आग्रह करूंगा कि आप वो निकाल करके एक बार देख लें। स्पष्ट है कि इस सरकार ने सार्वजनिक जीवन में, चाहे वो किसी विचारधारा के लोग रहे हों, उन्होंने अगर विशिष्ट काम जिस रूप में किया है, जिस तरह के सम्मान के वो हकदार हैं, उस तरह का सम्मान उनको दिया है। दूसरी चीज बताऊं मैं कि भारत रत्न या पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण वगैरह छोड़ करके जो अन्य पुरस्कार हैं उन पर लौटिए। 14 के बाद ये पूरी रूप से, पूरे तरह से पारदर्शी तरीके से ये आवेदन इनवाइट किए जाते हैं और लाखों की संख्या में आवेदन आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। और उनमें ऐसे ऐसे लोगों को पुरस्कार मिल रहे हैं जो इसके पहले ख्वाब भी नहीं देख सकते थे। एक फ्रेज में अगर बात की जाए तो अनसंग हीरोज, जिन लोगों ने, जो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई कर्म का दर्शन क्या हो, तो कहा कि तटस्थ रहकर फल की अपेक्षा किए बगैर अपना जीवन आप कर्म के लिए समर्पित कर दें। आप पद्म पुरस्कारों की सूची 14 के बाद निकाल लीजिए। साहित्य में, कला में, ग्राम विकास में, सामाजिक सुधार में, इवन सामाजिक कामों में, और हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति, इन सब चीजों से परे जाकर सब तरह के लोगों का, महिलाओं का, जंगल के लिए जीवन समर्पित करने वाले, देशज औषधियों के लिए काम करने वाले, उन गुमनाम नायकों को सम्मान मिला है जो पहले कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। राष्ट्रपति भवन में जब ये लोग सम्मान पाने आते हैं तो आप लोग ही या संसद टीवी उनको, उनके चेहरों को, उनके दृश्य को दिखाता है। किस तरह के लोग हैं वो? यह देश का सामान्य जन, जिसे गांधी कहते थे देश का असल आदमी, वो है ये। पहले पुरस्कारों में माना जाता था कि विशिष्ट तबके के लोग होते हैं, पता भी नहीं चलता था कि पुरस्कारों का चयन कैसे होता है, उसकी पारदर्शिता क्या है। विशिष्ट पहुंच वाले लोगों को कुछ नाम अचानक पता चलते थे कि दिल्ली बेस्ड, दिल्ली के ही, जैसे एक मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूं डॉक्टरों के बारे में, माना जाता था कि दिल्ली में जो डॉक्टर लोग हैं उन्हीं को पुरस्कार मिलते हैं। मैं उनके गुणवत्ता को लेकर कोई सवाल नहीं कर रहा, पर देश में गांव और जंगल में भी जिन लोगों ने जीवन समर्पित कर दिया, आज कौन बाबा आमटे के जो लड़के हैं जो जंगलों में काम करते हैं, डॉक्टर के रूप में जीवन समर्पित कर दिया है, ऐसे लोगों के सम्मान की चर्चा कोई देश में करता था? अब होने लगा है। चाहे संगीत में हो, कला में हो, चिकित्सा में हो, कोई जीवन का क्षेत्र ले लीजिए, समाज सुधार में हो, ऐसे ऐसे लोगों के नाम बंगाल से आप उठाकर देखिए जो मतलब लावारिस लाशों को सिर्फ उनका अंतिम कर्म करने में अपना जीवन लगा दिया, उनको कोई औपचारिक शिक्षा नहीं। ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ करके पुरस्कार और सम्मानित करना 14 के बाद शुरू हुआ। इसका असर क्या पड़ा है, या जैसा मैंने कहा शुरू में कि पुरस्कारों के पीछे का दर्शन क्या है। हमारे यहां महाभारत में कहावत है, महाजनों येन गता सुपंथा, यानी जो बड़े लोग जिस रास्ते जाते हैं सामान्य समाज उसका अनुकरण करता है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई जो लोग ऊपर के पदों पर हैं वो अपने कामकाज से प्रेरित करेंगे नीचे के लोगों को, सामान्य लोग उन्हीं का अनुगमन करते हैं। तो ऐसे लोगों का चयन पुरस्कारों के लिए अब किया जाने लगा है जिससे समाज प्रेरणा पाता है। अब आप समझें कि एक, मान लीजिए, फर्ज करिए कि जिनको बहुत औपचारिक शिक्षा नहीं है लेकिन जिन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए जीवन लगा दिया जी। अब मैं जानता हूं झारखंड में कई लोगों को, या बिहार में, या बाकी उड़ीसा वगैरह आसपास का, जो जंगल में सिर्फ जंगल बनाने में जीवन लगा दिया, उनको कोई बहुत फॉर्मल एजुकेशन नहीं, ना कभी कोई पुरस्कार की कल्पना की थी। जब उनको सम्मान मिलता है तब गांव के जो गरीब और अपढ़ और सामान्य लोग हैं उनके बीच क्या संदेश जाता है कि इस आदमी ने जीवन समर्पित कर दिया समाज के लिए। यह आदमी अपने लिए नहीं जिया है, इस आदमी ने अपने परिवार के लिए काम नहीं किया, इस आदमी ने अपने बच्चों के लिए ही जीवन समर्पित नहीं किया, इस आदमी ने पूरे समाज के कल्याण के लिए जीवन लगा दिया, इसको पुरस्कार मिला, तो उससे वो भी प्रेरित होते हैं। तो ये पुरस्कारों का दर्शन और ये जो बदलाव हुआ है, ये
ताकत देगा आने वाले समय में समाज के चरित्र को निखारने में। बिल्कुल, आपने दर्शन की बात की, पुरस्कारों के पीछे दर्शन होता है, वो नई पीढ़ी को भी प्रेरणा देने का काम करता है। नई पीढ़ी को ये पता लगना चाहिए कि जो हमारे भारत रत्न हैं उनका जीवन कैसा रहा। कर्पूरी ठाकुर साहब के बारे में मैं जान रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। दबे वंचितों के लिए उन्होंने, कमज़ोर गरीबों के लिए जीवन भर काम किया, सामाजिक न्याय के लिए जीवन भर उन्होंने काम किया, शिक्षा के लिए काम किया उन्होंने। अगर उनके जीवन की बात करूं तो उनके पास शायद अपना घर भी नहीं था। 2 बार बिहार के वो मुख्यमंत्री रहे। जीवन चरित्र को आप कैसे देखते हैं, जिस ईमानदारी, जिस सादगी की आप बात करते हैं? मैं कर्पूरी ठाकुर साहब से ही शुरुआत इसी करूंगा ताकि आज की पीढ़ी को ये पता लगे। मैं आप इजाजत दें तो दोनों के बारे में, चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी जी दोनों के बारे में कुछ खास गुण क्यों ये विलक्षण और अलग दिखाई देते हैं, जो समानता है। हाँ जी, मैंने कहा जैसे गांधी ने जिस तरह के जीवन को जिया, पटेल ने जिस तरह के जीवन को जिया, कामराज ने जिस तरह के जीवन को जिया, भले अलग अलग उनके विचार, पार्टी, वो आप एक अलग सवाल है। आम्बेडकर ने जिन लोगों के जिस तरह के दर्शन को जिया, कामराज का उल्लेख मैंने किया, ऐसे अनेक नाम मैं आपको बता सकता हूं। उसी परंपरा को कैसे चौधरी साहब और चरण सिंह हमारे कर्पूरी जी ने आगे बढ़ाया। जैसे ईमानदारी, सादगी, विनम्रता, ब्रिलियंट पार्लियामेंट्रियन, परिवारवाद का विरोध, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस और पिछड़ों और गरीबों के लिए पूरी तरह समर्पित जीवन। जो गांधी ने कहा था कि समाज के हाशिए के लोगों को ऊपर लाया जाए, चौधरी साहब ने जिस तरह से किसानों और गरीबों की बात की जीवन में, कर्पूरी ठाकुर ने जो सारा प्रयास किया, जीवन ही लगा दिया उनके उत्थान का, ये अद्भुत बातें आपको दिखाई देंगी। जैसे मैं इनकी दूरदर्शिता, विनम्रता, सादगी और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी की कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे हमारे कर्पूरी जी 2 बार बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे, और मैंने कहा कि वो कभी चुनाव नहीं हारे। पर जीवन में जब वो नहीं रहे तो एकमात्र उनके पास झोपड़ी थी, वो भी पुरानी और पुश्तैनी। हमारे चौधरी साहब पूरा जीवन किसानों के लिए समर्पित था। 1930 में जब वो गांधी का वो सविनय अवज्ञा जो वो आंदोलन था नमक सत्याग्रह का, तो 6 महीने के पहले ही उनकी सजा हुई थी। वो गए, वही सादगी, वही विनम्रता। चौधरी साहब ने जेल से अपने बच्चों को या परिवार के लोगों को चिट्ठी लिखी उस वक्त और कहा कि शिष्टाचार कैसा, जीवन कैसा होना चाहिए, और उन्होंने जीवन के सूत्र दिए जो बाद में छपे भी, जिसका अर्थ था कि मनुष्य कोई भी कभी ऐसा काम न करे जो काम उसके आत्मा को कष्ट देते हैं, वैसा काम वो दूसरों के लिए कभी ना करें। आप सोचिए कि नैतिक मापदंड क्या था। हमारे कर्पूरी जी राजनीति में शीर्ष पर पहुंचे, पर कभी भी अपने कोई खास व्यक्ति हो उनको हम उनके लिए कोई उपकार करें, यह प्रवृत्ति नहीं रही। और चौधरी साहब की, अब दोनों की सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी क्या थी। कर्पूरी जी, आप जानते हैं कि इतने दिनों तक महत्वपूर्ण पदों पर रह लेने के बाद वो रिक्शा से ही चलते रहे, उनके पास कोई निजी वाहन नहीं था। अब इससे ज़्यादा प्रामाणिकता उस व्यक्ति की आप क्या ले सकते हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब उन्होंने उनके न रहने पर उनका घर देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। जिस व्यक्ति को अपने बच्चे की बीमारी के लिए इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे, इतने दिनों तक इतने महत्वपूर्ण पदों पर रह लेने के बाद, चौधरी साहब के बारे में। और यह भी मैं आपको बताना चाहूँगा कर्पूरी जी के बारे में कि वो जिस जाति से आते थे, जो बिहार में आप जानते हैं जाति की राजनीति या देश में कहा जाता है, वो सबसे माना जाता था कि असमर्थ, कमजोर और पिछड़ी हुई जाति थी। लेकिन पूरे समाज ने उनकी इस सादगी, ईमानदारी के लिए सम्मान उन्हें दिया और हमेशा सबके कल्याण की उन्होंने बात की। हमारे चौधरी साहब लगातार किसानों की बात वह उठाते रहे। जैसे मैंने कहा कि चंदा वगैरह कैसे, कर्पूरी जी जब भी पॉलिटिकल पार्टी काम करते हुए तो जो भी वो चंदा लेते थे उसका बिना रसीद दिए, चाहे 1 रुपये या 2 रुपये उससे अधिक वो स्वीकार ही नहीं करते थे। जब पहली बार 52 में वो चुनाव लड़े तो सिर्फ जयप्रकाश जी की पत्नी ने उनको 5 रुपया दिया
तब भी वो नहीं ले रहे थे क्योंकि वो नियम बना रखे थे कि 8 आना 4 आना से ज्यादा हम लेंगे नहीं, तो रसीद काट करके लिया। चौधरी साहब के बारे में उनके साथ रहे लोगों ने मुझे बताया है कि वो एक बहुत पुरानी गाड़ी उनकी होती थी जिसे वो बैठ करके और अपने कार्यकर्ताओं को पीछे रख कर वो निकलते थे और हजारों की संख्या में लोग खड़े होते थे और वो पैसे लेकर खड़े होते थे चंदा देने के लिए। जब शाम को लौटते चौधरी साहब तो एक एक पैसे की वहां पर गिनती होती और कितना आया और पार्टी को चला जाता। ये उस ईमानदारी के युग के लोग थे जिन्होंने सार्वजनिक पैसा को हमेशा अलग रखा। हमारे चौधरी साहब कहा करते थे कि राजनीति में रहने वाले व्यक्ति का सार्वजनिक और निजी जीवन नहीं होता, दोनों एक होता है। दोनों के बीच की एक और महत्वपूर्ण चीज मैं बताऊं कि दोनों अपने आस्था कार्यक्रम के प्रति अद्भुत रूप से प्रतिबद्ध थे। कर्पूरी जी शायद देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने मैट्रिक तक की परीक्षा मुफ्त कर दी, अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म की, एक सीमा से नीचे की लगान खत्म कर दी किसानों की। अब आप समझिए कि उसका असर क्या पड़ा देश में। पहली बार बिहार में यह हुआ कि जब अंग्रेजी हटा दी तो बड़ी संख्या में पिछड़े, दलित, गरीब सब आगे आकर के पढ़ने लगे। मिशन स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाने लगी। नौकरियों में अनिवार्यता खत्म होने से नीचे के तबके बड़ी संख्या में वहां आने लगे। उन्होंने मंडल आयोग के पहले लोहिया के फार्मूले पर आरक्षण लागू किया जिसमें महिलाओं को, समाज के अति पिछड़ों को कैसे आरक्षण मिले, कैसे वो हाशिए से बेहतर हों। तो राजनीति उनकी इसके प्रति समर्पित थी। उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री बने तो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कैसे लिफ्ट से यात्रा कर सके सेक्रेटरिएट में, उनका किया हुआ था। और हमारे चौधरी साहब के बारे में तो हमारे मधुलिमय जैसे व्यक्ति ने क्या लिखा है मैं वही आपको सार में बता देता हूं कि वो कितने कन्विक्शन के पक्के आदमी थे। मधुलिमय ने एक पुस्तक जो चौधरी साहब को समर्पित थी उसके संपादकीय में लिखा कि वो अपनी आस्थाओं और कार्यक्रम में गहरे रूप से जुड़े हुए थे। सत्ता में आने पर उन्हें लागू करने में वो कभी नहीं झिझके और इस प्रक्रिया में उन्होंने हमेशा पदच्युत होने का खतरा मोल लिया। यही कारण है कि वो अपने पदों पर हमेशा थोड़े समय के लिए रहे, जैसे 1967, 68, 1970, 1977, 78, ये केंद्र का दौर है वो उत्तर प्रदेश के रूप में। 1979 में जब भी किसी पद पर रहे एक सशक्त और ईमानदार शासक के रूप में उनकी ख्याति रही, वह कामचोर कर्मचारियों के लिए सिरदर्द बने रहे। ये मधुलिमय ने उनके बारे में लिखा है। वह बहुत माने अपने ऊपर कोई खर्च नहीं करने वाले बहुत सादगी पसंद व्यक्ति थे। 1967 में जब वह यूपी के मुख्यमंत्री बने तो उनके पास बहुत पुराना एक गर्म शेरवानी थी। वही शेरवानी थी, बहुत जगहों से बहुत वर्षों तक चलता रहा। उसमें 2 जगह सुराख हो गए तो बहुत बाद में एक उनके स्टाफ ने उसको दर्जी को दे दिया। उन दिनों आपको याद होगा रफू हुआ करता था, तो रफू करने के लिए वो भूल गया। तो चौधरी साहब को बताए कौन, क्योंकि एक ही शेरवानी थी और बड़े सादगी पसंद आदमी। ये लोग ऐसे थे जो जीवन देश के लिए जिए। जब उनको सूचना मिली तो कहा कि नहीं ठीक है, वो आप लोग बिल्कुल दर्जी पर नाराज ना हो, एक दूसरा हम लोग बनवाएंगे। 67 में वो सिला गया दूसरा, वो 78 तक उन्होंने पहना वही। ये मैं राजेंद्र सिंह की किताब पढ़ रहा था कि उनके ऊपर जो एक और कबीर नाम से चौधरी साहब पर लिखी गई है उसका वर्णन है। हमारे कर्पूरी जी, आपको पता है कि मुख्यमंत्री हो जाने के बाद भी वो बिल्कुल जो कुर्ता वगैरह पहनते थे उसमें कहीं हो सकता है कि वो फटा हुआ हो, कुछ हो, क्योंकि निजी प्राथमिकताएं अपने लिए रही ही नहीं कभी इन लोगों की। जो भी इन लोगों ने सार्वजनिक जीवन में रहते हुए ईमानदार तरीके से वेतन भी पाया वो भी समाज पे खर्च किया, वो भी समाज को लगाया। तो गरीबों का कैसे उत्थान हो इसके प्रति इन लोगों का जीवन समर्पित रहा। अब जैसे कर्पूरी जी हमारे, वो जब दुनिया से विदा हुए, आपको बताया कि उनका एक घर रह गया मामूली, पर अंग्रेजों के ज़माने में मतलब जब भारत गुलाम था तब भी वो कितनी कठिनाई से पढ़ने जाते थे, 2-2, 2.5 घंटे पैदल चल करके। किस रूप में कठिनाई से उन्होंने पढ़ाई की वो जानना आपके लिए बड़ा वो होगा। पर शासन के मामले में बहुत ही अद्भुत रूप से सख्त आदमी, जो लगा कि गरीबों के पक्ष के निर्णय हैं, उसके लिए उनकी सरकार भी चली जाए तो उसकी चिंता नहीं, जैसा हमारे चौधरी साहब के साथ।
तो ये इन लोगों को भारत रत्न का सम्मान देकर के इस सरकार ने वो सार्वजनिक गुणों का सम्मान किया है कि इन गुणों को समाज पूजे। जो कर्पूरी जी के बारे में बड़ा मशहूर एक किस्सा है कि एक बार पार्टी ने उनकी जानकारी के बगैर उनके बेटे को, जो रामनाथ जी आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको टिकट देने का फैसला किया। जिस दिन उनको पता चला, उन्होंने कहा कि या तो ये राजनीति में रहेंगे या मैं रहूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये कैसे सही है कि इंदिरा जी की वंशवाद की राजनीति के बारे में, नेहरू परिवार के वंशवाद की राजनीति में, आप जानते हैं लोहिया जी ने यह नारा दिया था, हम खिलाफत करें और अपने लिए करें, तो जीते जी नहीं आने दिया। वही चौधरी साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू आपने उठाया है, लेकिन समय ब्रेक का है। ब्रेक के बाद मैं लौटूंगा तो आपसे समझने की कोशिश करूंगा जो परिवारवाद की राजनीति है, जो चौधरी साहब का आर्थिक चिंतन रहा, और जो दूसरे पहलू हैं, आडवाणी जी की जीवन यात्रा कैसी रही, क्या खूबी आपने देखी उसमें, उसको भी जानने समझने की कोशिश करूंगा। और आप देखते रहिए संसद टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संवाद। और संवाद में हम बात कर रहे हैं राज्यसभा के उपसभापति हरवंश जी से, और मुद्दा है भारत रत्न। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हरवंश जी, और हम बात कर रहे थे परिवारवाद की। परिवारवाद का मुद्दा भारतीय राजनीति में हमेशा से एक प्रमुख मुद्दा रहा है, और आपने जैसा उदाहरण दिया कर्पूरी ठाकुर साहब का, कैसे उन्होंने अपने बेटे के टिकट को ही कटवा दिया। चौधरी साहब परिवारवाद के खिलाफ रहे। ये परिवारवाद के प्रति जो आज हम रूप देख रहे हैं, और जो चौधरी चरण सिंह का या कर्पूरी ठाकुर साहब का जो रुख रहा, वो कैसे आप देखते हैं और आज क्या स्थिति पाते हैं? दरअसल मैं उल्लेख करना चाहूँगा मनोज जी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बहुत पहले, उन्होंने परिवारवाद के क्या अवगुण हो सकते हैं देश की राजनीति के लिए, देश को चेताया। और अगर एक व्यक्ति को और मैं श्रेय दूं जिसको आज देश याद नहीं करता, महावीर त्यागी, ये कांग्रेस के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर और नेता थे, गांधी जी के बहुत प्रिय, और देश के लोगों को पढ़ना चाहिए महावीर त्यागी की लिखी हुई उनकी जीवनी है, शायद बड़ी चर्चित है, कुछ आंसुओं के दौर से गुजरते हुए, ऐसा कुछ उसका शीर्षक है, पर पढ़ना चाहिए। जब इंदिरा जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष हुई, आपको याद होगा 57-58 के आसपास, ये पहले आदमी थे जिन्होंने पत्र लिखा जवाहरलाल जी को, क्योंकि ये कोई दो व्यक्तियों की बात नहीं थी और एक परिवार की बात नहीं थी। बात यह थी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर एक परिवार को ही खास महत्व मिलेगा, तो देश में जो लोकतंत्र की आप कल्पना करते हैं कि गरीब, पीछे छूट गए लोग, एक बिल्कुल ऐसे घर में पैदा हुआ व्यक्ति जिसके पास खाने तक की व्यवस्था न हो, क्या वो लोकतंत्र में सपना देख सकता है ऊपर जाने का? डॉक्टर लोहिया ने नारा दिया था कि महारानी के खिलाफ मेहतरानी। इस नारे का अर्थ समझिए, लोकतंत्र का वो स्पिरिट है। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि जब दलों के अंदर लोकतंत्र नहीं होंगे तो देश में लोकतंत्र कैसे साकार और सही होगा, जीवंत होगा? तो परिवारवाद देश के अंदर के लोकतंत्र को खत्म करता है। परिवारवाद के क्या अंश हम लोगों ने देखे हैं। मुझे याद है आज से लगभग 12-14 वर्ष पहले देश की एक मशहूर पत्रिका ने परिवारवाद की राजनीति पर एक अंक निकाला। उसमें दक्षिण के एक राज्य के एक परिवार के लगभग 200 लोग, परोक्ष प्रत्यक्ष जो नाते रिश्तेदार थे, वो राजनीति में महत्वपूर्ण पदों पर। वो सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति का जन्म हुआ है और उसमें परिवारवाद की राजनीति में वो कन्वर्ट हो गया। कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग थे, चरण सिंह जैसे लोग थे, आपको याद होगा। कर्पूरी जी का प्रसंग तो मैं आपको बता ही दिया हूं कि उनके बेटे का टिकट तय किया पार्टी ने, उनको बताया, जबकि उनका बेटा राजनीति में सक्रिय हो थे। हमारे कर्पूरी जी ने पार्टी से पूछा कि अगर हम परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ बात करते रहे हैं और इंदिरा जी के परिवारवाद के खिलाफ हम मुद्दा उठाते हैं, तो कर्पूरी ठाकुर का परिवारवाद कैसे सही? ये उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं से कहा। चौधरी साहब के जीते जी अजीत सिंह जी राजनीति में नहीं आए, ये तो आपको मालूम होगा, क्योंकि इन लोगों ने सिद्धांतों की राजनीति की, जो गांधी की विरासत थी, जो पटेल की विरासत थी, जो कामराज की विरासत थी, आप दलों को भूल जाइए, ये ऊंचे मूल्य के लोग थे जो भारत के बारे में देखा गया। गांधी भारत की जो पुरानी प्राचीन जो स्वस्थ मान्यताएं रही हैं, उसी के आधार पर तो भारत की कल्पना की कि कैसा भारत बने।
तो गांधी जी ने तो अपनी पार्टी में प्रवेश के लिए भी नियम तय किए। गांधी जी के परिवार का तो कोई राजनीति में उनके रहते हुए नहीं आया। तो गांधी जी के सही अनुयायी आज के दौर में अगर पाए, मैं पटेल साहब और राजेंद्र बाबू और कामराज के दौर को पीछे रख देता हूं क्योंकि उसके पहले हो गए, तो आधुनिक दौर में तो चरण सिंह और कर्पूरी जी जैसे लोग ही ना हुए हैं। कौन था? और आडवाणी जी अपने रहते हुए तो नहीं आने दिया। हम वैसे लोगों को समाज का नायक बनाए जो समाज के युवाओं को प्रेरित करे। तो क्या परिवारवाद की राजनीति प्रेरित करेगी हमारे युवाओं को, या जो समाज के लिए जीवन समर्पित करने वाले लोग हैं उनका जीवन समर्पित प्रेरित करना चाहिए हमारे युवाओं को? अब आप देखिए, ये सिर्फ परिवारवाद तक ही सीमित ये लोग नहीं थे। कितने अच्छे शासक थे, कम लोग जानते हैं चौधरी साहब के शासन कला के बारे में। मैं 2-3 घटनाएं आपको सुनाना चाहूँगा। जैसे वो 1952 में 27,000 पटवारी लोग हमारे उत्तर प्रदेश में, बड़ा मशहूर किस्सा है, उस पर चले गए स्ट्राइक पर। उनको था कि स्ट्राइक करके सरकार को हम जो चाहे मनवा सकते हैं। इन लोगों ने कहा इस्तीफा दे देंगे। किसी को उम्मीद नहीं थी, इस्तीफा दिया इन लोगों ने, और हमारे चौधरी साहब ने इनका इस्तीफा स्वीकार किया और नई नियुक्तियां की। उन नई नियुक्तियों में 18% हरिजन रखे गए। आज इस समर्पण को, इस विजन को याद करिए 52 में जो चौधरी साहब ने किया। यह साधारण बात नहीं है। किसानों के सवाल पर नागपुर के कांग्रेस के सम्मेलन में तब पंडित जी की जो परिकल्पना थी, खासतौर से रूस से प्रभावित, उसके खिलाफ अकेली आवाज उठाना, यह कन्विक्शन का परिचय नहीं था तो और क्या था? उस वक्त जब कांग्रेस में पंडित जी की बात को, जो हमारे यहां परंपरा बन गई है कि हमारे नेता ने जो कुछ कहा हम उसको मान लें, लेकिन उस वक्त चौधरी साहब ने कहा कि नहीं, यह सिस्टम कृषि के लिए, ये जो कोऑपरेटिव का सिद्धांत जो ये भारत के लिए, इसकी क्या, किस रूप में क्या सही स्थिति है, यह बताने का साथ चौधरी साहब ने किया जी, कांग्रेस में रहते हुए। यह असाधारण चीजें हैं। ये उस साहस का सम्मान है जो भारत रत्न मिला है। मैं आपको और बताऊंगा कैसे। 79 की बात है, उसरहार थाना इटावा जिले में है ये। एक बुजुर्ग पहुंचा एक थाने में, बड़ा परेशान सा कि मैं एक मेले में जा रहा था बैल खरीदने के लिए, पैसे लेकर मेरठ जाना था, मुझे बीच में चोरी हो गया, मेरा FIR दर्ज कर लिया जाए। वो जो वहाँ पर पुलिस के लोग बैठे होते हैं वो सुनते हैं, कोई महत्व नहीं देते। फिर एक सिपाही आता है, बात करता है, कुछ पैसे की मांग करता है कि हो जाएगा। वो व्यक्ति फिर वहाँ जब दस्तखत करने के बजाय तो मुहर निकाल कर लगा देते हैं। पता चलता है वो चौधरी साहब हैं। कुछ दूर पहले अपना वो सारा जो अपने साथ लोग थे वो पीछे छोड़कर पैदल आए थे गांव के किसान के रूप में। चौधरी साहब के बारे में ये प्रख्यात था कि जब वो उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालते थे तो अपराधी छोड़कर भाग जाते थे जी। जो कहा जाता है हमारे कल्याण सिंह जी के बारे में भी, और जो अब योगी जी के ज़माने में भी बात ये चर्चा में आती, वो बुनियाद चौधरी साहब ने डाली थी कि कठोर प्रशासक के रूप में काम करना। और चाहे हमारे कर्पूरी जी हो, कर्पूरी जी के साथ जितने अधिकारियों ने काम किया वो इतने ईमानदार अधिकारी के रूप में, एक एक की छवि है, मैं बताऊं उनके बारे में तो लंबा समय गुजरेगा। और हमारे चौधरी साहब के साथ ईमानदार लोगों ने काम किया। तो अपनी टीम का चयन किस रूप से ईमानदार अधिकारियों को आसपास रखना और करना, ये इन लोगों ने किया। और जीवन भर अपना जीवन भी और प्रशासन भी और राजनीति भी इसी ईमानदारी से की। कर्पूरी जी ने भी इसी ईमानदारी से। हरवंश जी, यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। अगर मैं भारत रत्न की बात करूं, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी जीवन भर किसानों के लिए संघर्ष करते रहे। देश की खेती किसानी कैसे मजबूत हो, कैसे आगे बढ़े, इसके लिए वो संघर्ष करते रहे और प्रेरणा भी देते रहे लोगों को। दूसरी ओर स्वामीनाथन साहब, उन्होंने भी हरित क्रांति के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान दिया उसे देश भूल नहीं सकता। भारतीय राजनीति में तमाम दल ऐसे हुए जिन्होंने किसानों के नाम पर राजनीति की, खेती किसानी के नाम पर राजनीति की, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी की, स्वामीनाथन जी की 2014 के बाद याद क्यों आई? क्या सिर्फ किसान इस देश का राजनीति करने के लिए था? मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। स्वामीनाथन साहब बड़े एक वैज्ञानिक थे, वो थे, लेकिन किसानों के नेता के रूप में चौधरी साहब की बहुत बड़ी छवि है। वह शायद देश में, अगर मुझे कहने की इजाजत दें तो, इतना बड़ा किसान नेता कोई नहीं हुआ। शुरू से किसानों के हक और पक्ष में बात,
और मैं आपको बताना चाहूँगा कि शायद जयदेव सेठी ने, जो बड़े इकोनॉमिस्ट थे, देश के बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये लिखा है कि चौधरी साहब ने एक किताब लिखी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, बड़ी मशहूर है, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉजेज एंड क्योर। बड़ी चर्चित किताब है ये। जेडी सेठी ने कहा कि गांधी के बाद एकमात्र व्यक्ति चौधरी साहब थे जिनका कोई अपना आर्थिक दर्शन था। यह महत्व मैं आपको रेखांकित करना चाहता हूं कि आजीवन किसानों के हक के बारे में, जहां तक याद है मुझे कि 39 में किसानों को कैसे 50% आरक्षण मिले सब चीजों में, यह चौधरी साहब ने देश में बात की थी। कर्पूरी ठाकुर साहब हो या चौधरी चरण सिंह जी हो, जातिवाद से दूर रहे, हमेशा गरीब की बात करते थे। उसके पीछे भाव क्या था? हमारे देश में सबसे बड़े प्रतिमान दुनिया के जो आइंस्टीन ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही यकीन करें कि गांधी जैसा हाड़ मांस का कोई पुतला हुआ हो, तो गांधी नायक रहे। चौधरी साहब का 79 में जब वो वित्त मंत्री बने, आप पूछे उनके कामों के बारे में, वो प्रधानमंत्री रहे, तो ये जो नाबार्ड बैंक का गठन हुआ, ये किसने किया था? ये चौधरी साहब की नीतियों की देन थी। उसके बाद उन्होंने खाद और डीजल के दामों को कंट्रोल किया, खेती की मशीनों पर टैक्स कम किया। जनसंख्या के बारे में चौधरी साहब थे जिन्होंने देश को चेताया था कि अधिक जनसंख्या अगर बढ़ रही तो उसकी क्या प्रॉब्लम होने वाले हैं, लेकिन कभी फोर्सफुली कम करने के लिए उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा लोगों को इस तरह हम जागरूक करें कि जनसंख्या का दबाव जो बढ़ रहा है, जिससे नई चुनौतियां आ रही हैं, इसका हल हम एक साथ एक समझ बूझ करके निकाल सके, एक आम सहमति बनाकर निकाल सके। पर इन मूल चीजों के खिलाफ यह बॉदर करते हुए नहीं कि लोगों को पसंद होगा या नहीं होगा, देश की मूलभूत समस्याओं को ये लोग उठाते रहे। काले धन पर चाहे बात हो, ये मैंने आपको बताया कि 67 में वह कैसे, जब उत्तर प्रदेश की समृद्ध सरकार में मुख्यमंत्री थे, तो एक नोट तैयार करके सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को भेजा था कि काला धन कैसे खत्म किया जाए। ये बड़े मतलब सामाजिक कुरीतियों के बड़े विरोधी भी थे चौधरी साहब। और 1933 से 85 के बीच उनके 22 महत्वपूर्ण लेख और कुछ भाषणों का संकलन एक मैंने देखा था। उसमें आप देखिए कि क्या व्यक्ति की दृष्टि थी, हर चीज़ के बारे में कैसे, चाहे जाति प्रथा हो उसको खत्म करने के लिए क्या प्रयास किया जाए। राजस्व विभाग में 1948 में उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग में सरकारी कागजों में जोत मालिक, जो मतलब जमीन के मालिक थे, उनकी जाति नहीं लिखने का फैसला किया। उन्होंने गोविंद वल्लभ पंत जी को तब पत्र लिखा, वो मुख्यमंत्री के रूप में थे, कि 48 में मांग की कि अगर शैक्षणिक संस्थाओं के नाम से जाति सूचक शब्द हटा दिए जाएं तो उनका अनुदान बंद कर दिया जाए। लेकिन ये टलता रहा। 67 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ये लागू किया। तो सामाजिक सुधार के साथ भी कैसे जुड़े रहे ये लोग। गरीबी और भाग्यवाद के बारे में उनके बड़े अच्छे लेख हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ लोग मानते हैं कि गरीबी भाग्य के कारण हो गई है, ये खत्म होना चाहिए, लोगों को हमें सचेत करना चाहिए। तो राजनीति सिर्फ उनको सत्ता पाने का माध्यम नहीं था, चाहे कर्पूरी जी हो या चौधरी साहब। राजनीति परिवर्तन का माध्यम बने, राजनीति सामाजिक सुधार का माध्यम बने। राजनीति जो लोगों के दिमाग में पुरानी चीजें बैठ गई हैं, चाहे जाति के लेकर या भाग्यवाद को लेकर, उसको हम दूर कर सकें, इसके लिए राजनीति उनका माध्यम थी। बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने लिखी और कही हैं जो एक नए भारत को बनाने वाला था। कैसे एक नया भारत बने जिसमें सबको समान अवसर मिले, समानता कायम हो, इन सबका जीवन इसके प्रति समर्पित था। पर यह करते हुए भी भारत में कैसे भ्रष्टाचार न हो, भारत में किस तरह से एक बेहतर समाज, खुशहाल समाज हो, यह ब्लैक मनी जनरेट न हो, परिवारवाद राजनीति में न आए, ये तो इन लोगों ने जी करके दिखाया है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा छूट जाएगा, वो है लोकतंत्र के प्रति जो प्रतिबद्धता रही है, वो चाहे भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जी की मैं बात करूं आपातकाल के दौर की, या बात चौधरी चरण सिंह जी की मैं करूं, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लोकतंत्र हमारे देश की आत्मा है। चौधरी साहब भी इसके बारे में कहते थे और आडवाणी जी के भी इस पे तमाम लेख हमने पढ़े हैं, देखे हैं, सुना है। आप कैसे देखते हैं इसको? दरअसल इसकी कसौटी तो आप देखें, अब जब आपातकाल लगा, ये तीनों जेल में थे। जो नाम लिए कर्पूरी जी, बहुत लंबे समय तक वो
गिरफ्तार नहीं हो सके। मालूम है आप पूरी चीजें कैसे वो भूमिगत होकर के देश भर में आंदोलन चलाने का काम करते रहे। चौधरी साहब गिरफ्तार थे 76 में, कुछ समय पहले सरकार ने उनके स्वास्थ्य के कारणों से शायद उन्हें छोड़ा था। उसके बाद उन्होंने जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में कई घंटे तक का भाषण दिया, उस भाषण को लोगों ने रिप्रिंट करा करके जो भूमिगत आंदोलन में एक धीमापन आने लगा था उसको प्रज्वलित करने का काम किया। आडवाणी जी का जीवन तो आप देखें, वो तो सीमा पार से आए, क्या कन्विक्शन का जीवन रहा है। साइकिल से अपने विचारों का प्रचार और अपने अखबार जिसमें वो काम करते थे 50 के दशक में, वो खुद बांटना, ये असाधारण काम था। बेस्ट पार्लियामेंट्रियन के रूप में भूमिका, इन तीनों की एक बेस्ट पार्लियामेंट्रियन के रूप में अपने अपने अलग क्षेत्र में भूमिका भी हमें समझनी चाहिए। वो दिखाता है कि लोकतंत्र के प्रति इनकी कितनी गहरी आस्था थी। और जब भी जरूरत पड़ी, आप देखें कि इन लोगों का लंबा समय तो विपक्ष में गुजरा है ना साहब। ये चाहते तो सत्ता पक्ष में रहकर कहीं जा सकते थे। चौधरी साहब ने तो सत्ता छोड़ करके विपक्ष 67 में अपनाया। तो सत्ता से ज्यादा इन लोगों को बदलाव के लिए, बदलाव की राजनीति के लिए, देश को बेहतरी की राजनीति के लिए ले जाने का समर्पण था, कन्विक्शन था। यही इस बात का प्रमाण है जी। तो इन तीनों का जीवन देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने और अपने काम से जो इन लोगों ने एक लकीर खींची है, जो एक परंपरा छोड़ी है, जो अपने पथ के द्वारा जिस पर चले हैं, एक रास्ता दिखाया है, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए सचमुच प्रेरणा का कारण रहेगा हमेशा। और सरकार ने इनको सम्मान देकर प्रेरणा की वही ताकत हमारे युवकों को मिले, यह ऐसे ही लोग समाज के नायक बने, इसका एक बड़ा काम किया है। ये हरवंश जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।